नमस्ते, मैं हूँ याज्ञवल्क्य और छत्तीसगढ़ की सियासत के बारे में चर्चा करने मैं इस समय अरविंद नेताम जी के पास हूँ। अरविंद नेताम कोई अपरिचित शख्स नहीं है छत्तीसगढ़ की राजनीति में। ट्राइबल लीडर्स की जब भी बात हुई अरविंद नेताम का जिक्र ज़रूर आया। कांग्रेस जो उनकी मातृ संस्था रही, जहाँ से उन्होंने सियासत शुरू की, एक दौर ऐसा आया वो कांग्रेस छोड़ गए, फिर कांग्रेस में आ गए और अब उन्होंने, जो कहा जाता है कि उनका एक शैशव का सपना है कि ट्राइबल लीडरशिप हो, ट्राइबल एकजुट हों, उसको लेके उन्होंने एक कवायद की है। हालांकि ये कवायद लंबे अरसे से चल रही है। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में इस कवायद को बहुत करीब से लोगों ने देखा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गाहे बगाहे बहुत कड़े तीखे शब्दों में खारिज करते हैं। कवासी लखमा, वो चर्चित नाम जो भूपेश मंत्रिमंडल में अक्सर कर एक मजाक का विषय बन जाते हैं, कई बार अपने अंदाज की वजह से हंसी का पात्र बनते हैं, वो भी अगर राजनीति में आए हैं तो उनके गुरु अरविंद नेताम हैं। अरविंद नेताम जी लेकिन इस समय जो 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं आदिवासियों की, उसकी कहानी क्या है वो कोशिश करूंगा मैं समझने की। नेताम साहब, एक पूरा लंबा इतिहास है आपका कांग्रेस में। जी। अब ये अचानक कभी कांग्रेस आप छोड़ जाते हैं, फिर आते हैं और अभी आप हैं या थे और अब आप कह रहे हैं आदिवासी लामबंद करो। नहीं, देखिए, मैं बुनियादी तौर पे मैं सामाजिक कार्यकर्ता पहले हूँ, फिर राजनीतिक कार्यकर्ता। इसकी वजह से मैं आज भी समाज के काम में जितनी गंभीरता से लेता हूँ, जीवन भर रहा है। तो राजनीति मेरा सेकेंडरी रहा है और प्राथमिकता मेरी सामाजिक ये बैकग्राउंड है। और उसी की वजह से आपने ठीक कहा कि मैं मातृ संस्था तो कांग्रेस है, और जो कुछ भी हूँ आज इस देश की राजनीति में कांग्रेस की वजह से है, और विशेषकर इंदिरा जी के कृपा दृष्टि रही है। और जब तक उनकी कृपा दृष्टि रही है, कांग्रेस में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। आपने ये कहा कि भाई ये जो छोड़े फिर आए, ये ऐसा नहीं। मैं छोड़ा ज़रूर, पर फिर बुलाते हैं, फिर इन्हें अपमानित करते हैं। फिर ये एक दिक्कत है हम ट्राइबलों के साथ में, कांग्रेस पार्टी हो किसी पार्टी हो, हम बीजेपी में भी देखते हैं। तो ये बड़ा विडंबना है। पर चूँकि जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद सर्व आदिवासी समाज आज करीब करीब 20 साल पहले इसकी स्थापना किए थे रिटायर्ड अफसरों ने, और अपनी जो जायज़ मांगों को लेकर के वो आवाज़ उठाते थे। तो बाद में फिर हम लोग इसमें ज्वाइन किए, सोहन पोटे ज्वाइन किए। तो थोड़ा सा ये जो संवैधानिक अधिकार की लड़ाई और बहुत से अधिकारों की लड़ाई जब इसमें लड़ना शुरू किए, तो करीब करीब 15 साल हम लोगों ने इसमें लड़ा। पर एक बात हम रियलाइज़ करते हैं छत्तीसगढ़ में इतने साल संघर्ष करने के बाद, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ये समझती है कि भाई आखिर जब चुनाव आएगा तो ये तो वो कांग्रेस को ही देंगे या तो बीजेपी को देंगे। सामाजिक आंदोलन करते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे भूख हड़ताल करो, मर जाओ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये हम लोगों ने ये आंकलन किया है जी। तो आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल सबसे ज़्यादा चिंतित होता है उसका वोट बैंक खिसकने का। अगर उसका वोट बैंक खिसक गया तो चिंता का विषय होता है। तो अब पिछले 2012 में भी मैं कहता था सर्व आदिवासी समाज में कि 1-2 सीट में आजमाना चाहिए हम कितने गहरे पानी पे, वो हुआ नहीं। 2018 में भी हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, पर चूँकि वो कमांड रिटायर्ड अफसरों के हाथ में रहा तो वो फिर वो हिम्मत नहीं करते थे, चर्चा ज़रूर करते थे। पर जब 2018 के बाद में हमने तो शुरू किया कि भाई 5 साल से पहले से कि आने वाला समय में ये कहीं ना कहीं हमको अपना टेस्ट करना चाहिए और हम कितने गहरे पानी पे हैं। और उसका कारण है, जब कहीं सुनवाई ना हो किसी चीज़ की और कानूनी संविधान का मसला है, तो अब कहाँ जाएगा। ये एक दिक्कत इस प्रदेश में हो गया समाज के सामने। इसीलिए ये तय करना पड़ गया। 5 साल से यानी इसकी एक्सरसाइज हो रहा है, और अब उसमें पोटे जी की बहुत भूमिका रही, अब इस दुनिया में नहीं रहे, और मैं उनके वजह से ही और मुझको ज़्यादा ताकत मिलती थी, क्योंकि वो तो नौजवान थे, मेरे से काफ़ी एनर्जेटिक थे और काफ़ी
दबंग भी थे, तो बहुत आशा थी, पर उनके चले जाने के बाद ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। ये थोड़ी सी मेरे लिए भी तकलीफदेह है, पर जिम्मेदारी तो निभाना है। तो ये बैकग्राउंड ये है कि हमको ये इस राज्य में हमारी अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर कर दिए दोनों राष्ट्रीय दल ने, भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने। और अगर नहीं करते, हमारी मांग को अगर सुनते रहते, निराकरण करते, तो समाज को राजनीति में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये मान के चलता हूँ। समाज का काम नहीं है कि राजनीति पर मजबूरी है। लेकिन ये कौन सी मजबूरी की बात कर रहे हैं अरविंद जी आप? आरक्षण है, जो सीटें रिज़र्व हैं वो रिज़र्व हैं, बल्कि जिस सर्व आदिवासी समाज की आप बात कर रहे हैं वो सर्व आदिवासी समाज क्रीमी लेयर कहा जाता है। ये माना जाता है कि वो लोग जिन्होंने आरक्षण का लाभ ले लिया, जिन्होंने अपना जीवन उन्नत कर लिया, उन्होंने जब वो रिटायर हुए तो अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए एक यूनियन गठित कर ली, जबकि वो शुरू में आई। आज भी सर्व आदिवासी समाज 1, 2, 3 ऐसे कई धड़ों में मतभिन्नताओं के साथ है। तो वो कौन सी असमानता की आप बात कर रहे हैं? आप केवल एक चीज़ पे फोकस करने के प्रयास कर रहे हैं, वो अभी आरक्षण। हमारी आरक्षण प्राथमिकता उतनी है, वो सेकेंडरी है। जो जल जंगल ज़मीन की जो बात है जो समाज के सामने, और ये जो समस्या खड़ी हो रही है, आप समझना चाहिए। उदारीकरण आया इस देश में 1991 में। उसी समय से हम लोगों ने पार्लियामेंट में थे, और ये जो पेशा कानून बनाया गया, हम जानते थे कि उदारीकरण आया है, माने आदिवासी इलाके के लिए खतरे की घंटी है वो। आज भी मैं मानता हूँ। और अपने संसाधन को लूटेंगे, लुटेरे आएंगे और लूटेंगे, वो में सरकार भी शामिल होगा, ये हम जानते हैं। और यही एक मजबूरी है कि जल जंगल ज़मीन को लेकर के हम संघर्ष कर रहे हैं, और आगे लड़ाई ये बहुत बढ़ेगी। इसलिए कि अब उदारीकरण हो गया तो फिर अब पहले तो पब्लिक सेक्टर में कोई भी चीज़ होती थी ना, प्राइवेट सेक्टर में था नहीं। ये बुनियादी फ़र्क है, और ये इसकी जो लॉन्ग टर्म जो दूरगामी परिणाम होगा, तो हम इसको विजुलाइज़ किए हैं पार्लियामेंट में रह के। इसलिए पेशा कानून 1996 में जो लाया गया, और आज उस पेशा कानून को चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो उसको सेबोटेज करने की, उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश हो रही है, जो एक चिंता का विषय है इस देश में आदिवासी समाज के लिए। भूपेश बघेल जी की सरकार जो इस समय है, वो तो ये दावा करते हैं कि पेशा एक्ट का हमने कंप्लायंस किया, हमने बना दिया, देखिए पेशा एक्ट तो आ गया। फिर क्यों नाराज़ हैं आप? आप ही की सरकार, कांग्रेस सरकार के समय पेशा एक्ट बना, संसद में कंप्लायंस करना था, कंप्लायंस के प्रावधान आ गए। भूपेश जी का दावा है कि सबसे बेहतर है। देखिए, मुश्किल दिक्कत इसी बात की है कि प्रदेश के सामने, समाज के सामने ऐसा, अब मैं झूठ तो नहीं कह सकता, पर गलत बयानी करते हैं। देखिए, मूल कानून में एक मूल बात मैं बता रहा हूँ, पेशा कानून में ये है कि सरकार भी अगर ज़मीन है, अगर सरकारी ज़मीन हो, प्राइवेट ज़मीन हो, जो भी हो, वो बिना ग्राम सभा के सहमति के सरकार भी उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकती आदिवासी इलाके के 5th शेड्यूल एरिया में। ये मूल कानून में है। नियम क्या बना दिया, हम परामर्श करेंगे, दोनों में फ़र्क है। आज केंद्र सरकार भी इस कानून से परेशान है, राज्य सरकार भी है, इसलिए कि ये जो संसाधन को शोषण करने का, दोहन करने का, खुलेआम कुछ करने का जो एक लगा है ना, लगाम, उसको कैसे भी कैसे सैबोटेज करने की, तो ये गुमराह कर रहे हैं प्रदेश के आदिवासी समाज को, ये गुमराह कर रहे हैं कि हमने सब लागू किया, ये किया। तो मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि एक भी छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद एक भी खदान का कहीं ग्राम सभा का कहीं सहमति नहीं है, अगर है तो फर्जी है। तो इस ढंग से गलत बयानी करेंगे सरकार के लेवल पे, तो पता चलता है ना कि सरकार खुद भी इन इलाकों को जो संसाधन है उसको शोषण करने में, दोहन करने में या लूटने में कहीं ना कहीं भागीदारी कॉरपोरेट घरानों के साथ हो रहा है। ये हम देख रहे हैं,
नहीं तो हम ये जो पेशा कानून ये बनाते नहीं, हमने तो 1993 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के और जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र के प्रोफेसरों को बुला के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एमपीज़ ने हम लोगों ने डिस्कस किया, ये उदारीकरण क्या बला है, ये देश में आ रहा है, ये आ गया है। तो उन लोगों ने कहा था कि आपके खिलाफ जाएगा, और वो अब दिख रहा है। मुझे याद है कुछ करीब साल 1.5 साल पहले की बात होगी, आरक्षण का मसला जस्ट आया ही था। आप थे उस रैली में, रायपुर में वो रैली हुई थी, और आपने तब खुले तौर पे कहा था कि हमारा समाज, हमारा प्रतिनिधि हम चुने, ये सबसे बेहतर है। और उसके बाद भानु प्रतापपुर का उपचुनाव आया और आपने वहाँ पर एक पहला प्रयोग किया। आप जीते नहीं, मगर जो रिज़ल्ट आए उसने कईयों को चौंकाया। क्या वहाँ से अरविंद नेताम को ये हिम्मत आ गई और कि नहीं 50 सीट तो खेल सकते हैं? नहीं, देखिए, जैसा मैंने कहा कि हम 15 साल से, यानी 12 में हम प्रयास किए करते तो सफल नहीं हुए, 18 में भी किए पर सफल नहीं हुए। तो इतना ऐसा नहीं कोई अचानक हुआ है, पर जैसा कि मैंने कहा कि वो खतरे की घंटी दिख रहा है, उसको हम लोगों ने समाज को जागृत करने के लिए अपनी लड़ाई खुद लड़ो इस देश में, नहीं तो अब गया वो ज़माना, वो सरकारें नहीं हैं, वो नेता नहीं है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि भानु प्रतापपुर में जो बाई इलेक्शन हुआ वो हमारा ट्रायल है, काफ़ी डिस्कस किए और ये हुआ कि साहब हारेंगे बाई इलेक्शन में, तो सरकार के साथ लड़ना बहुत मुश्किल है। पर जो रिज़ल्ट आया है वो हमको बहुत उत्साहवर्धक रहा है और उसी से हम काफ़ी प्रभावित हुए हैं। और 50 सीट की बात करें, 30 सीट तो रिजर्व है, 20 सीट में करीब 20 से 40% वोटर आदिवासी हैं। तो इस प्रकार से कम 50 सीट ऐसे हैं जहां प्रभावित करते हैं। 30 सीट तो का वही है और 20 सीट तो उसमें है, तो उसमें भी हम आजमाएंगे। और इसलिए आजमाएंगे कि जो जनरल सीट में है, जो हमारी समाज है, उनकी कोई पूछ परख होती नहीं, कोई पूछता नहीं, कोई उधर देखता नहीं, बिल्कुल नेग्लेक्टेड हैं। तो कम से कम ये जो चुनावी राजनीति के माध्यम से जागेंगे। देखिए, हमारा मेन मकसद ये है कि समाज को जगाने का। ये तो हमने मान्यवर काशीराम साहब से सीखा है, क्योंकि बीएसपी में रहा है ना। तो आप देखिए यूपी में क्या है, यानी जो सामाजिक आंदोलन से सारी परिदृश्य राजनीतिक यूपी का बदल लिया उसने। एक ज़माने में जहाँ कांग्रेस 100% सीट या 85 लोकसभा में 80 सीट और 70 सीट होती थी, आज क्या है, एक वो सामाजिक आंदोलन। और समाज जगता है सामाजिक आंदोलन से, राजनीतिक आंदोलन से नहीं जगता। इसीलिए आने वाला पीढ़ी अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी जिस दिन समाज जग जाएगा, ये हमारा सोच है। ये 50 सीट जिसमें से 30 रिजर्व है, क्या उनमें सब में सर्व आदिवासी समाज का स्ट्रक्चर या वो सामाजिक ढांचा इतना मजबूत है अरविंद जी कि आप जीते ना जीते पर जिताने वाले को हरा दें, कुछ ऐसी स्थिति बनती है? या आप ये कहेंगे कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ? नहीं, देखिए, 30 जो रिजर्व सीट में तो उसकी अलग नक्शा है। आप जो कह रहे हैं 20 सीट में, जो जनरल सीट में, उसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि उसमें भी हम दूसरों को भी मौका देंगे। ऐसा नहीं कोई आदिवासी लड़ेगा, दूसरों को भी देंगे, एकोमोडेट करेंगे और एक मैसेज देना चाहेंगे कि हम सब मिल कर के लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि, और दूसरी बात जो है कि वहाँ की जो समाज है, जो बिल्कुल निरीह, यानी उनको कोई पूछता नहीं, पर उससे जगेगा। और ये नहीं जानता कि कौन किसको हम डैमेज करेंगे, ये हम नहीं जानते, पर ये तो है कि परेशान तो रहेंगे। तो उस इलाके के समाज के लिए ये पर्याप्त है, ताकि भविष्य में भी इग्नोर मत करो बिल्कुल उनको। यानी ऐसा मत भाई, अगर 70,000 वोटर हैं किसी विधानसभा में तो मायने रखता है, ऐसा नहीं है। 80,000, 70,000, 60,000, 50,000 वोटर हैं। तो ये सोच है कि जगाने का है। राजनीतिक लक्ष्य
हमारा अल्टीमेट वो लक्ष्य नहीं है कि हमको जीतना है कि ये करना है, पर जगाना है समाज को। और उसी बहाने अगर कुछ चीज़ें, कुछ लोग अगर चले जाएं विधानसभा में, तो आज दिक्कत क्या है कि हमारे सामने अब जितने भी जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, खास करके हमने कांग्रेस में इस रिजिम में देखा है, अब पेशा कानून के आप कह रहे हैं ना, पेशा कानून नियम में बदलाव हुआ और तो इसका सारा अधिकार ही खत्म कर दिया समाज का। एक विधायक ने एक शब्द नहीं बोला, और पढ़े लिखे हैं ऐसा भी नहीं है। तो पढ़े लिखे विधायक अगर नहीं बोलेंगे तो फिर तो हद हो गई ना। अरे भाई, सरकार से जाके कह सकते साहब नहीं, परामर्श नहीं होना चाहिए, उसको वैसे ही रहने दीजिए, उससे समाज में ये होगा, गलत संदेश जाएगा, वो भी नहीं बोल सकते। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि एक से पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं और कुछ अपनी बात रखते नहीं। ये चिंता का विषय, जबकि उनका काम है समाज की बात को विधानसभा में रखो, नहीं तो वो लोग नहीं रखें तो कौन रखेगा फिर। ये है चिंता का विषय है। ये है। ये जो आपका प्रयोग है जिसमें आप कह रहे हैं कि जीत जाएं तो बेहतर, विधानसभा जाएं तो बेहतर, पर ये एक जन चेतना का विषय है, सामाजिक चेतना का विषय है। वो जो सीट हैं जिसमें आप ही मतलब जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उन्हीं को लड़ना है, जहाँ पर कि आपकी कहना है कि हम चुनाव लड़ेंगे, वो तैयारी कैसी है, कुछ उस बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। तैयारी है हमारी, ऐसा नहीं है। देखिए, राजनीतिक लड़ाई दो किस्म की होती है। एक तो राजनीतिक पार्टी बनाओ और विशुद्ध रूप से राजनीतिक आधार पे लड़ो। हमारा बिल्कुल अलग है। हम सामाजिक आंदोलन को राजनीतिक आधार पे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये विशुद्ध रूप से सामाजिक आंदोलन है, पर मजबूरी है कि अब चूँकि सुनवाई नहीं होती, तो इसलिए हम राजनीति में उतार रहे हैं आंदोलन को। और आंदोलन में और विशुद्ध रूप से राजनीतिक लड़ाई में फ़र्क है, और ये हमने देखा है भानुप्रतापपुर में, यानी कितने करोड़ खर्चा करने के बाद कांग्रेस पार्टी का जो उपलब्धि रही है, तो उसमें हमने बहुत कुछ सीखा है। तो एक ताकत आई है। और नई पीढ़ी में जो जागृति आ रही है वो देखने लायक होगा भविष्य में। आपको लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि आदिवासियों के हित की बात वो करते हैं, और अरविंद नेताम की जितनी संपत्ति है, ये शब्द हैं कि अरविंद नेताम की जितनी संपत्ति है, बस्तर के हर आदिवासी की संपत्ति उतनी हो, मैं ऐसा मनाता हूँ। ये आप पर ऐसा तंज क्यों, आप पर ऐसा व्यंग क्यों? उसकी आदत है, वो आदत से लाचार है, उसके सिवाय क्या कर सकते हैं। अरे हमारी तो खुली किताब है भाई, हम इनकम टैक्स पे करते हैं, तो हमारा सीए हैं, जाके देख लें, वो तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना। यानी इस ढंग से गुमराह करना यानी अच्छा शोभा नहीं देता। दिक्कत है कि उसके साथ यानी वो चीफ मिनिस्टर होते भी आज भी ये समझता है मैं दाऊ यानी भूपेश बघेल हूँ, जमींदार। हाँ, जमींदार है, मालगुजार। और मैं इसलिए कहा था कि देखिए, मुख्यमंत्री को एटिकेट, मैनर, ये सब पहले ख्याल रखना चाहिए। कहाँ क्या स्टेटमेंट देते हैं उसको भी संभल के देना चाहिए। वो मुख्यमंत्री हैं, केवल भूपेश बघेल नहीं है। जिस दिन मुख्यमंत्री ने कुछ भी बोलो ना, कौन देखता है, पर इस ढंग से कहना, अरे भाई, तो अब मैं तो कह रहा हूँ ना भाई, अब देख ले, या तो फिर अब अदला बदली कर लें सारी प्रॉपर्टी और उनकी हमारी, उसमें क्या दिक्कत है। चलिए, हम तैयार हैं, उनके परिवार के हमारे परिवार, हो गया, चलिए कर लें। अच्छा, ये कवासी लखमा जी जो स्वीकारते भी हैं कि हाँ अरविंद नेताम मेरे राजनीतिक गुरु हैं, वो कहते हैं कि आदिवासियों को भड़का रहे हैं आप, आपको तो आराम करना चाहिए, ये भड़काने वाला काम ठीक नहीं है। अब देखिए, कवासी लखमा ठीक है, मैंने पैदा किया, पर शोषकों की भाषा अगर बोलने लग जाए ना, तो हम सरीके लोगों को तकलीफ़ होता है। मैं तो सुकमा के एक सभा में कहा था कि कारपोरेट घरानों की भाषा मत बोले, आदिवासी की भाषा बोले, यही सबसे बड़ी बात होगी। दिक्कत ये है कि इन लोगों को तो जब कुर्सी हो गया तो फिर कुछ भी बोलते रहते हैं। अब वो तो इसलिए भी छम में है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है।
आधा खून तो माफ़ इसीलिए हो जाता है, उसको छोड़ो यार, वो आदमी अनपढ़ है तो कुछ भी बोल रहा है, तो वो उसको क्या करना, गंभीरता से कोई लेता नहीं। पर देखिए, उसके कंधे पे रख करके, बंदूक के रख करके मुख्यमंत्री चलाते रहते हैं। उससे बढ़िया क्या बोलते हैं, बंधुआ मजदूर तो कोई मिल नहीं सकता ना। और आज ने इतने ज़िले के प्रभारी हैं, क्या मतलब है? प्रभारी 1 या 2 ज़िले का होता है और उनको कोई मतलब नहीं है, कोई ज्ञान अनुभव नहीं है। अब उसके में ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, पर वो चीज़ ने जितना मुख्यमंत्री जी चाबी भरते हैं उतनी बोलते रहते हैं। अमित जोगी से हालिया दिनों बात हुई थी हमारी। अमित जोगी हैदराबाद गए थे, वो गठबंधन की कवायद कर रहे हैं और उन्होंने अपनी चर्चा में बहुत सीधे तौर पे कह दिया। मैंने उनसे पूछा कि भाई अरविंद नेताम कह रहे हैं कि आदिवासियों का मंच बन रहा है, वो सामाजिक मंच के तहत 50 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। उसने कहा, अमित ने, कि मैं उनके पास जाऊंगा, अंकल के पास, और कहूंगा कि अंकल आप नेतृत्व करो, मैं आपके पीछे हूं। मैं ये चाहता हूं कि ना बीजेपी ना कांग्रेस, क्योंकि ये दोनों न समाज का हित चाहते हैं ना छत्तीसगढ़ का। क्या आप अपने उस भतीजे को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, जब जैसा आपने कहा कि वो आएंगे, बात करेंगे, देखेंगे उसमें क्या दिक्कत है। राजनीति में सब चीज़ ओपन रहता है, इतनी जगह तो रखना पड़ता है, फिर देखेंगे क्या उसका। अभी भी हम बहुत से राजनीतिक दलों से बात कर रहे हैं, छोटे छोटे दलों से चल रहा है हमारी बातचीत, क्योंकि हमारा 90 में 50 में हमारा सोच है ना, दावा। बाकी 40 तो ओपन है, तो उतना तो हम कुशन है हमारे पास। तो बहुत से छोटे दल हैं, उनका ज़्यादा क्लेम बनता भी नहीं, तो उन लोगों से बात कर रहे हैं। हो सकता है कितना में क्लिक हो जाए, मामला बन जाए, अभी से कहना बड़ा मुश्किल है। सर्व आदिवासी समाज एकजुट नहीं है, एक अलग खेमा, एक अलग खेमा, एक अलग खेमा। जिसके बैनर तले या जिस नाम के आगे आप एक सपना देख रहे हैं कि ये 50 सीट पर हम ऐसे काम करेंगे, सामाजिक चेतना जगेगी, बैनर ही कई गुटों में है, वो मुश्किल नहीं है। देखिए, ये आदिवासियों में कई गुट पैदा करना, जो सियासी पार्टी होता है ना, जो सत्ता में हो, उनको बड़ा आसान होता है। ये हमने तो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, जब ये जो आपके उरांव साहब, कार्तिक उरांव साहब भी किए थे, तो ऑल इंडिया हम भी जनरल सेक्रेटरी सालों तक उस पार्टी को भी हमने संचालन किया है। मध्य प्रदेश में कैसा यानी रातों रात खड़ा किया जाता है, ये तो कांग्रेसी लोग बहुत माहिर है इस मामले में, और ये हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। वो बिल्कुल कॉपी है जो मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, तो यहाँ पे वही है। तो वो देखते हैं, पर एक बात स्पष्ट है, जो संघर्ष करेगा समाज उसके साथ होगा। ये दलाली और ये जो क्या कहते हैं कि सत्ता के आगे पीछे सलाम करने वालों के पीछे कोई समाज नहीं रहेगा, वो सब जानता है। आखिरी सवाल है, बहुत सीधा। इन 50 सीटों में से सर्व आदिवासी समाज कितनों पे जीत जाएगा, और ऐसी कितनी सीटें न्यूनतम होंगी जहां आपको ये लगता है कि जो जीतना चाहेगा उसे हम हरा देंगे? मुश्किल सवाल है आपने किया कि हमारी पहली बार ये हमारा इतने सीटों पे हम आजमाएंगे, और चूँकि राजनीति में कोई प्रेडिक्ट करना आज के समय में बहुत मुश्किल होता है। पर जैसा कि मैंने कहा ना कि एक रायपुर में एक अखबार वाले ने पूछा भी कि आप इतने सीट में खड़े कर रहे हैं, तो किसको डैमेज करेंगे, किसको नुकसान पहुंचाएंगे। मैंने कहा भाई, ये मेरा काम नहीं है कि किसको नुकसान पहुंचाएगा, वो सामने वालों को आकलन करना चाहिए कि उनको कितना नुकसान होगा, उनको कितना नुकसान होगा, उनका काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा तो ठीक है, एक आंदोलन है, चलता रहेगा। तो ये जो आप जो कह रहे हैं ना कि ये बड़ा मुश्किल है, पर ये तो है कि फ़र्क तो पड़ेगा। अगर हम ये मान के चल लें कि 10 से 25,000 30,000 भी वोट अगर लेते हैं, तो किसी न किसी को तो फ़र्क पड़ेगा ना। असेंबली में तो 5-10 हज़ार में ही फैसला होता है ना।
तो ऐसा नहीं कि वही हाल है कि आपके सबसे ज़्यादा तो ये असर तो जनरल सीट में होगा, यानी खेल बिगाड़ने का काम सबसे ज़्यादा जनरल सीट में होगा। आंकलन करते रहेंगे वो लोग भी कि यार ये कितना हमको डैमेज किया, वो कितना, और हमको भी पता नहीं, हमारे पास तो फिक्स है। अब किसको डैमेज करेंगे वो तो वहाँ की मतदाता जो तय करेगी। चलते चलते एक सवाल ख्याल आया है, जवाब दें ना दें आपकी स्वतंत्रता है, हमेशा रहेगी, आप वैसे भी वरिष्ठ हैं, आपसे सीखे हैं। दिग्विजय सिंह और आपका वो दौर, वो कटुता अब कुछ कम हुई? दिग्विजय सिंह को आपने कुछ अब प्यार भरी निगाहों से देखना चाहा है या आप नहीं बात करते? नहीं, अब हो गया, अब इतना साल हो गया तो अब कोई, हम देखो अच्छे मित्र हैं, ऐसा नहीं है कि एक अच्छी उसकी खासियत है कि दोस्ती निभाना भी जानते हैं, ऐसा नहीं है। पर राजनीति में होता है, बहुत से मतभेद होते हैं और वो दौर चला गया और गया, वो बात भूल गए, हो गया। अब चूँकि अब वो उनकी राजनीति अब छत्तीसगढ़ में तो नहीं है ना, मध्य प्रदेश में है, तो अब सबकी एक समय होता है, उनका भी एक समय था। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अरविंद नेताम, जो उतना ही बता रहे थे जितना बताना चाहिए। अरविंद नेताम के साथ, जैसा मैंने शुरू में कहा, वो अपने आप में एक राजनीति की किताब हैं। उन्हें जानने वाले जानते हैं कि वो संकेतों में बात कहते हैं और धीर गंभीर कहते हैं। उन्होंने कहा है, हमारी तैयारी पूरी है। ये चिंता उन्हें करनी चाहिए जो प्रमुख दल बने हुए हैं। वो सोचें कि जब समाज राजनीति के मंच पे उतरेगा, चुनाव के मंच पे उतरेगा, तो नुकसान किसे कितना होगा। ये काम, ये सोचना हमारा नहीं है। हमारा काम जो है वो तो हम चुनाव में दिखा देंगे। याज्ञवल्क्य, द सूत्र, जगदलपुर। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 70000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।